हे चैम्प्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं इंटेलिजिबल फिजिक्स, जहां पे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट बनता है बिल्कुल सिंपल और क्रिस्टल क्लियर। अगर आप जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। काइनेमेटिक से लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तक, डुअल नेचर से लेकर के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तक का कंप्लीट ब्रेकडाउन मिलने वाला है इस सीरीज में। तो रेडी हो जाओ, आज हम समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द मोस्ट इंटेलिजिबल वे। तो लेट्स डाइव इन। कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ टॉपिक्स के बारे में बहुत डिटेल में जान लेना होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बिना इलेक्ट्रिक चार्ज सीखे हम लोग कूलम्ब्स लॉ मतलब कि डिटेल में नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो कि हम यहां पे लिखने वाले हैं। इसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली चैप्टर का नाम भी है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारा, तो अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वो एक दूसरे, किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो एक दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। बहुत सिंपल है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर क्या करेगा, रिपेल करेगा। जैसे कि हम इसका डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी by virtue of which it can attract or repel other bodies। क्लियर, बॉडीज या फिर बॉडी, ठीक ना, जो भी आप बोले, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम बॉडी ही लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, अदर बॉडी। क्लियर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, दोनों ही कंडीशंस हो सकता है। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह का होता है। तो यहां पे हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितने तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज होगा बताओ, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्या है हमारा, सबसे पहला होगा हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बस सबसे पहला क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज। एक काम करो, कॉपी पेन दोनों लेके बैठ जाओ बाबू, ठीक है ना, क्योंकि कॉपी पेन साथ लेकर के बैठोगे, लिखोगे तो आपका साथ ही साथ एक नोट्स तैयार होगा और कॉन्सेप्ट भी तुम्हारा क्लियर होता चलेगा, ठीक है ना। तो एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है हमारा निगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, निगेटिव चार्ज। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारा प्रोटॉन। क्या होगा हमारा, प्रोटॉन। और एक क्या होगा, अल्फा पार्टिकल। दो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, एक हम प्रोटॉन लिखे, दूसरा अल्फा पार्टिकल। और भी बहुत सारे होते हैं तो हम एटसेट्रा कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव पार्टिकल के बारे में बात करें तो नेगेटिव पार्टिकल का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ये तो पता ही है। और साथ ही साथ होता है हमारा बीटा पार्टिकल्स,
ठीक है, बीटा पार्टिकल्स भी नेगेटिव ही होते हैं, और इसके बाद हम लोग एटसेट्रा लिख दिए। अब यहां पे टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग सीख लिए, मतलब कि चार्ज क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है, ये हम लोग अच्छे से देख लिए। अब बात क्या है कि इसके प्रॉपर्टी के, चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज बता दें कि जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जो हम प्रोटॉन लिखे हैं, तो ये जो प्रोटॉन है ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है पॉजिटिव में। प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, और प्रोटॉन का क्या होगा, सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज पॉजिटिव चार्ज में। क्लियर है? इसका मतलब यह है, आगे जाके हम लोग एक चीज भी देखेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्या होता है इसका मीनिंग वो भी सीखेंगे। पॉजिटिव चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है, प्रोटॉन, यानी कि किसी भी बॉडी में अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या होगी वहां पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, सीधा सीधी इसका मतलब है। और ठीक उसी प्रकार किसी भी बॉडी में अगर आप नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं तो वहां कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे जो नेगेटिव चार्ज हुआ होगा ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ होगा। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे और सीखेंगे भी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे एक और चीज हमें लिखना है जो कि है हमारा क्या, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो क्या होता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है हमारा कूलम। क्या हो जाएगा हमारा ये, कूलम, COULOMB। ठीक है, SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसको हम लोग C भी लिखते हैं। ठीक है ना, SI यूनिट क्या हो गया हमारा, कूलम, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिए, उसका टाइप्स देख लिए, और उसका SI यूनिट भी देख लिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे, बहुत मजेदार चीज है जी ये। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब ये ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका बेसिकली मीनिंग यही है। ठीक है ना, तो यहां पे अगर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के बारे में बात करें तो अ बॉडी, अ चार्ज्ड बॉडी पुट इन कॉन्टैक्ट विथ अ अनचार्ज्ड बॉडी, द अनचार्ज्ड बॉडी बिकम्स चार्ज्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मान लो कि हमारे पास यहां पे हम इसको समझा देते हैं, डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है ना, और इस बॉडी के साथ साथ ये भी हमारा एक बॉडी है, ये भी हमारा एक क्या है, बॉडी है। दो बॉडी के बारे में बात की है। अब क्या है कि चीजों को समझना कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये चार्ज्ड बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज कहना गलत होगा, ये हमारा चार्ज्ड बॉडी है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। अब इस चार्ज्ड बॉडी को हम करेंगे क्या, ये जो चार्ज बॉडी आपको दिखा है, ठीक है ना, इस चार्ज्ड बॉडी को ले जाकर के हम इसके कांटेक्ट में अगर लाते हैं,
ठीक ना, क्या करेंगे, इस चार्ज बॉडी को जैसे ही इसके कांटेक्ट में हम लाएंगे, ठीक है, और ला करके इसको हटा देंगे, तो होगा क्या कि इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक ना, होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, हमारा ट्रांसफर होता है, जो कि क्लियरली दिख भी रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, हमारा ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर गया, ठीक है ना। तो बात यह है कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज, यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह का पॉजिटिव चार्ज इससे जैसे ही कांटेक्ट में आया, तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन था इधर ट्रांसफर हो गया, और यहां का इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर ट्रांसफर हुआ है, तो यहां पे क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो हमारा, हम कह सकते हैं कि चार्ज क्या हो गया, हमारा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। यह हमारा पहला प्रॉपर्टी था। अब हम बात करेंगे दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज associated with mass, associated with mass। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि कोई भी बॉडी है, अगर उसमें चार्ज है तो उसका मास होगा ही होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी मैसिव बॉडी है सब में चार्ज होगा, ठीक ना, जितना भी मैसिव बॉडी है सब में चार्ज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जितना भी चार्ज बॉडी है सब में मास होना कंपलसरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बताएं कि अभी तक हम बोले कि सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कहां पाया जाता है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कहां पाया जाता है भैया, तो हम बोले कि इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है, प्रोटॉन में पाया जाता है। ये तो जानते हैं ना कि हमारा जो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है, अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है, और पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो सबसे मिनिमम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में पाया जाता है, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हम me लिखते हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का मास हुआ। और वही अगर हम प्रोटॉन के मास के बारे में बात करेंगे तो प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का मास सिंपली हो जाएगा, एमपी करके लिखते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। बात समझे कि हमारा चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा। अगर कोई भी बॉडी है तो वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन होगा या फिर प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो जहां भी इलेक्ट्रॉन का संख्या रहेगा, जहां भी प्रोटॉन का संख्या रहेगा, बेसिकली प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, यह ध्यान में रखना है। हम प्रोटॉन का मास भले बता दिया आपको, लेकिन प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। किसी भी बॉडी में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें कहीं ना कहीं उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, इलेक्ट्रॉन उससे बाहर गया है, ठीक है ना। तो उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर गया होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रीवियस मास रहा होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बॉडी ऐसा हो, अब मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं प्रोटॉन का संख्या बढ़ गया होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ लेकिन प्रोटॉन का संख्या तो बढ़ गया ना, जिस कारण से हमारा जो ओवरऑल चार्ज है वो पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव चार्ज बोले या फिर नेगेटिव चार्ज बोले, वहां पे मास होना कंपलसरी है। रीजन बता दिए, क्योंकि जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है उसका भी मास होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज का भी मास है, और फंडामेंटल यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज का भी मास है। तो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो उसका मास होना कंपलसरी है। ये रहा हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तीसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चार्ज हमारा क्या है, कंजर्व्ड है। चार्ज इज कंजर्व्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब क्या कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको बस आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं।
charge can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body. बात समझ में आया? बहुत ही आसान भाषा में ये बात बताए हैं। ये बात आपको ये बात अच्छे से समझना होगा कि किसी भी बॉडी का, अगर हम यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं कि मान लेते हैं कि पूरे यूनिवर्स में कुछ चार्जेस है, कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है जिसके कारण पूरे यूनिवर्स का चार्ज है, तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। वो चार्ज मान सकते हैं कि वो चार्ज जीरो होगा, हो सकता है कि वो चार्ज का कुछ वैल्यू हो, लेकिन जो भी हो वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, वो कभी भी बदलेगा नहीं। इसका मतलब यह है कि चार्ज इज कंजर्व्ड। क्लियर है? ठीक है ना? इस बात से तो आप सहमत हैं? ठीक है ना? जैसे कि पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स का चार्ज हमारा क्या रहेगा? हमेशा कंजर्व रहेगा। इसीलिए बोला जाता है कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब कि चार्ज किसके कारण है? आइदर इलेक्ट्रॉन के कारण है और एक्सेसिव प्रोटॉन के कारण है। ठीक ना? बेसिकली है तो इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज, कहीं पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। यही तो बात है ना? तो क्या जो चार्ज का बात कर रहे हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है ना? तो चार्ज को क्या आप क्रिएट कर सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन को आप क्रिएट कर सकते हैं? बताओ यार, क्या इलेक्ट्रॉन को क्रिएट कर सकते हो? क्या पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन को क्रिएट करना? नहीं ना, नहीं ना, इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जिस कारण से हम लोग बोले कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिस कारण से हमारा एक बॉडी पॉजिटिव होता है, दूसरा बॉडी नेगेटिव होता है। क्लियर? ठीक है ना? समझ में आया? तो चार्ज इज कंजर्व। अब चौथा नंबर का बात करेंगे। चौथा नंबर कहता है हमारा इनवेरियंस ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी क्या है हमारा? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज क्या होता है? इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक ना? बेसिकली अगर हम किसी भी एटम में बात करें तो प्रोटॉन तो मान लो कि स्टेबल ही रहता है, स्थिर ही रहता है। मान लेते हैं कि प्रोटॉन भी मूव कर रहा है, लेकिन प्रोटॉन के कंपैरिजन में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ बन 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 घूमते रहता है। बोलो हाँ या ना? घूमता है ना? कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है बहुत तेजी से। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन में क्या है? वेलोसिटी है। ठीक ना? इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी है। अब बात यह है कि उस तेजी से घूमने के कारण क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? तो हम लोग ये कह सकते हैं ना, कोई ना प्रभाव नहीं पड़ता है ना? पड़ता है क्या? नहीं ना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं? एटम इज न्यूट्रल। इसका मतलब यह है कि जो हमारा प्रोटॉन है उसका चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो सिमिलर है। उतना तेजी से मूव करने के बाद भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यानी कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कह सकते हैं? बोलो हाँ या ना? क्या कह सकते हैं? चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बोलो हाँ या ना? ठीक है ना? अगर ये चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है तो चार्ज का वैल्यू क्या? अच्छा, अगर मान लो कि ये चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड करता तो क्या होता? तब तो हमारा कभी भी एटम न्यूट्रल होता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहा है तेजी से ना। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से घूम रहा है, उसका चार्ज बदल जाएगा तो एटम तो न्यूट्रल रहेगा ही नहीं ना। इस कारण से हमारा जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? वेलोसिटी से वो इंडिपेंडेंट रहता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट्री चार्जेस इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक ना? बेसिकली यहां पे हमको लिखना चाहिए था क्या? कि एलिमेंट्री चार्ज, ठीक ना? एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। यही है हमारा क्या? इनवेरियंस ऑफ चार्ज। कुछ भी डिफरेंस ज्यादा विशेष नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, 4 नंबर हम लोग प्रॉपर्टी का बात कर लिए हैं। अब आगे बात करेंगे 5 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक ना? पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? पांचवा प्रॉपर्टी कहता है कि चार्ज प्रोड्यूसेस
चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। बोलोगे ये क्या नया चीज आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये बात तो कभी नहीं सुने थे। सुनोगे सुनोगे सब कुछ सुनोगे, मजा आएगा। अभी देखो तो सही, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कैसे? मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। एक मिनट, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह से है। अब बात यह है कि अगर ये चार्ज को हम यहां से लेकर के यहां पर साइड में लेके आ जाते हैं, तो ये जो हमारा चार्ज है, इससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेगा। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा हमारा, हमेशा बाहर की तरफ निकलेगा, होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ इस तरह से निकलेंगे, सही है सर नो। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलेगा। तो यहां पे जो बात है, ये हम इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। कोई भी हमारा रेस्ट चार्ज होता है, तो रेस्ट चार्ज से हमारा एक फील्ड निकलता है आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज की तरफ निकलता है आउटवर्ड की तरफ, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन यही चार्ज अगर मूव करने लगे, तो मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है करंट, और करंट के कारण प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया हम क्या बोले। यही चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सीधा सीधी। कोई भी रेस्ट चार्ज है, रेस्ट चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा सीधी बात, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बोले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट, यही चार्ज अगर मूव करेगा तो करंट बन जाएगा। यही चार्ज मूव किया, करंट बन गया, अब वही करंट के कारण प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मूविंग चार्ज के कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो वही बोले कि चार्ज हमारा दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा पांचवा प्रॉपर्टी हुआ। छठा प्रॉपर्टी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो छठा प्रॉपर्टी देख लो एक बार, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारा बनाते हैं हम लोग, देखेंगे भी आगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जो है ना, आपका नीट में, जेई में भी पूछा जाता है, ठीक ना। ये छोटा मोटा चीज है पर आप शुरुआती टॉपिक, लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है। देखो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बेसिकली हम लोग एक चीज तो समझ गए हैं, अभी तक हम लोग जो बात किए हैं, कि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज है तो आइदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, आइदर क्या, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही होता है, यही ना, यही ना, बोलो हाँ या ना। ये बात समझ रहे हो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना। उस बॉडी में सोडियम मेटल्स है, मतलब कि सोडियम मेटल है हमारे पास। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बॉडी है जो कि है क्या, किस चीज का, ये हमारा सोडियम मेटल है। क्लियर, ये हमारा क्या है, सोडियम मेटल। अब चीजों को समझना, हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है कि जब ये सोडियम मेटल है, तो यहां पे हर एक सोडियम मेटल का जो एटम्स होगा उसको एक बार ध्यान से देखो। हर एक सोडियम मेटल का जो एटम होगा वो ऐसा होगा, इस तरह का होगा और इस तरह का होगा। ये बात समझ रहे हो सभी लोग। कहने का मतलब कि यहां पे ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें हमारा जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा वो बाद में बात करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 बाहर। अब क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, तो यहां पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो 11 प्रोटॉन है ना। पहले से चीजों को ध्यान से समझो, इसके अंदर कितना प्रोटॉन है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और 22 न्यूट्रॉन भी है, सॉरी 22 नहीं,
13 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन है मान लो, ठीक है। इस चीज को समझना है। इसमें हम क्या बोले हैं कि हमारे पास 11 क्या है, प्रोटॉन। क्लियर, 11 प्रोटॉन इसके पास है। तो अगर हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चला जाता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, तो अब प्रेजेंट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितना, 11। तो ओवरऑल एटम में हमारा प्रोटॉन का संख्या एक ज्यादा हो गया है। हुआ क्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हुआ है, लेकिन प्रोटॉन क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। इसीलिए हम बोलेंगे कि अगर इसमें एक एक उसी तरह से प्रोटॉन बढ़ता जाएगा तो एक एक क्या बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। बात समझ में आया हम क्या बोले, ठीक है। अब जितना नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ज्यादा इसमें पॉजिटिव चार्ज, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अभी अभी हम बोले कि जैसे ही यहां से ये ट्रांसफर होगा, तो अगर हम इसको ट्रांसफर करा ही देते हैं ना, क्या दिक्कत है, हम यहां पे ट्रांसफर करा दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गायब हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो गया है, गायब हो गया, ये खाली जगह बन गया है, ठीक है। यहां पे अब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पे अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इसका पार्ट नहीं है, तो ओवरऑल इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा Na प्लस एटम है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। उसी तरह से ये मान लो कि 1000 एटम से बना होगा, कितना एटम से बना है, 1000 एटम। तो 1000 प्रोटॉन यहां पे ज्यादा होगा, बोलो हाँ या ना, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, तो कितना प्रोटॉन ज्यादा होगा, 1000 प्रोटॉन ज्यादा होगा इसमें, समझ रहे हो। तो अगर इस बॉडी का चार्ज का बात करेंगे तो चार्ज बराबर हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ एटम्स था उसको हम इसके जो एक प्रोटॉन का जो चार्ज है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा चार्ज ऑफ दिस बॉडी निकल जाएगा। तो यहां पे अगर हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, ये तो हम थोड़ा डिटेल में बता दिए कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या। एटम्स के कंपैरिजन में समझा है कि किस तरह से सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकलने से एक एटम पॉजिटिवली चार्ज होता है, अगर उस तरह का 1000 एटम रहेगा तो 1000 पॉजिटिव चार्ज, तो उस 1000 पॉजिटिव चार्ज का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 1000 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 1000 प्रोटॉन है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तभी तो 1000 प्रोटॉन बढ़ गया होगा। 1000 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 1000 प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो 1000 प्रोटॉन बढ़ा तो यहाँ पे 1000 लिखे और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई से मल्टीप्लाई कर दिए। बेसिकली अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, जो हमको पहले करना चाहिए था लेकिन हम अभी करेंगे, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और वहीं पे अगर हम बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बारे में, न्यूट्रॉन तो नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, तो ई का बात करेंगे तो ये प्लस ई में आएगा, ठीक है। यहां पे माइनस ई लिखना ठीक नहीं रहेगा, यहां पे अगर लिखेंगे भी तो माइनस ई ऐसे लिखेंगे, प्लस ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समझना इसका मतलब यह है कि अगर माइनस ई होगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस ई होगा तो हमारा प्रोटॉन का चार्ज। जैसे कि यहां दिख भी रहा है, माइनस ई है मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लस ई है मतलब प्रोटॉन का चार्ज। ई को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बात है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, अभी तक तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझे ही नहीं, ठीक है ना, अब समझ में आएगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अगर हम बात करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि द चार्ज, चार्ज क्या होता है, द चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है ना। यहां पे हम लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यहां डेफिनेशन हम लोग लिख रहे हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी will be the integral multiple of, will be the integral multiple of electronic charge, electronic charge।
कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी का चार्ज को अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना से, क्या से रिप्रेजेंट किया, क्यू से, तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा, प्लस पॉजिटिव के लिए माइनस नेगेटिव के लिए। ये होता है हमारा क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उम्मीद करते हैं ये चीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो गया हमारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी जो है, यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। तो इसको समझना है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है हमारे पास इस तरह से, इसमें हमारे पास 1000 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, 1000 नहीं, मान लेते हैं 5000 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसका अगर हमको चार्ज निकालना है कि 5000 क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसका अगर हमको निकालना पड़े कि क्या वैल्यू होगा हमारा इसका चार्ज का, तो क्या लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू N का वैल्यू यहां पे कितना था, 5000 था, लेकिन उससे पहले हम लोग नेगेटिव साइन बैठाएंगे क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन था, तो नेगेटिव 5000 गुने हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू क्या था, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अब जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 16 5 या 80 होता है, तो यहां पे 8 हो जाएगा, यहां पे वही इंटू 10 टू दी पावर माइनस 16 कूलम नेगेटिव साइन के साथ। तो इस बॉडी में इतना चार्ज रहेगा। क्लियर है, यह बात आपको समझ में आ गया। तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। मान लो कि हमारे पास एक और बॉडी है, ठीक है ना, एक और सवाल हम दे रहे हैं, ठीक ना। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक और बॉडी है, इस बॉडी में ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ढेर सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस पूरे पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू है वो है 1 कूलम। तो यहां पे बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि यहां पे कितना हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा है, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, ठीक ना। यहां पे बोला गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। सीधा सीधी सवाल यही है, सवाल क्या है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 कूलम चार्ज। ये भी सवाल रह सकता है, मतलब कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेस बाय द बॉडी इन 1 कूलम चार्ज, जो भी आप बोलिए। तो यहां पे हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे, तो प्रोटॉन का संख्या निकालने के लिए जब इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, तो यहां पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो गिवन पार्ट क्या है, ये Q का वैल्यू 1 कूलम दिया हुआ है, हमको N निकालना है, तो Q इज इक्वल टू एन ई होता है। Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है, N निकालना है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। इधर फर्दर सॉल्व करेंगे तो N इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 होगा, ठीक है। इधर भी कूलम था, इधर भी कूलम था, कूलम कूलम कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो n इज इक्वल टू 10 का पावर 19 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसका मतलब कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन था, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 प्रोटॉन्स था। मतलब समझ में आया कि हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को यूज कैसे किया, इसका न्यूमेरिकल्स कैसा आ सकता है, एक रफ आइडिया तो दिमाग में आ गया ना कि हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनई, प्लस पॉजिटिव के लिए, माइनस नेगेटिव के लिए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये इतना ही नहीं है, इसके बाद हमारा क्या होता है, चार्ज का एडिटिविटी के बारे में बात करेंगे। ये हमारा क्या था, छठा नंबर का हमारा प्रॉपर्टी था, जिसके बारे में इतना डिटेल में बात किए। अब हम 7वां नंबर का प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जो हमारा 7वां प्रॉपर्टी है वो क्या होगा, 7वां प्रॉपर्टी कहता है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं।
एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसको एक बार हम लोग को सीख लेना है कि चार्ज हमारा ऐड होता है, ठीक ना। बेसिकली अगर इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में बात करें तो इसका डेफिनेशन होगा द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, on a body is the algebraic sum of all the charges इसके बाद क्या, ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी, क्या हो जाएगा, लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी, एनीवेयर ऑन द बॉडी। बात समझे, एडिटिविटी ऑफ द चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, ठीक है ना। अब क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं हमारे पास हम एक बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना। ये बॉडी कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। बॉडी का इस पार्ट पे यहां पे कुछ पार्ट है, बॉडी का यहां पे कुछ पार्ट है, बॉडी का यहां पे कुछ पार्ट है, बॉडी का यहां पे कुछ पार्ट है। ये बहुत सारा मल्टीपल पार्ट्स है बॉडी का, और हर एक पार्ट का यहां का चार्ज Q1 है, यहां का चार्ज Q2 है, यहां का चार्ज Q3 है, ये Q4 है, और ये क्या है, Q5। एक एग्जांपल दिया, तो इस पूरे बॉडी का जो चार्ज होगा, ठीक ना, इस पूरे बॉडी का जो चार्ज होगा वो हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सा हम जूम किए और यहां पे हम कुछ वैल्यूज लिख देते हैं, जैसे कि मान लो कि इसका वैल्यू है 1 कूलम, इसका वैल्यू है -3 कूलम, इसका वैल्यू है 5 कूलम, इसका वैल्यू है 7 कूलम, और इसका वैल्यू है -6 कूलम। इतना सारा हम वैल्यू लिख दिए हैं। तो जो नेट चार्ज होगा, जो Q, इस पूरे बॉडी का अगर हमको चार्ज निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे ये एक बार देख लीजिए। Q1 का वैल्यू है 1 कूलम प्लस Q2 का वैल्यू है -3 कूलम, ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस Q3 का वैल्यू कितना है, Q3 का वैल्यू है 5 कूलम, फिर प्लस Q4 का वैल्यू कितना है 7 कूलम, फिर प्लस Q5 का वैल्यू है -6 कूलम। सबको ऐड करेंगे तो 1 5 6 7 13 कूलम, माइनस में क्या हो जाएगा 9 कूलम, तो हो जाएगा ओवरऑल 4 कूलम। 4 कूलम इस पूरे बॉडी का चार्ज हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो एडिटिविटी ऑफ द चार्ज है, चार्ज किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है उसका टोटल चार्ज निकालने के लिए एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी, पूरे बॉडी में कहीं भी कुछ भी चार्जेस रह सकता है, तो पूरे बॉडी का चार्जेस को अगर हम सम कर देंगे तो उस पूरे बॉडी का चार्ज हमारा इस तरह से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हो गया ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और यहां पे क्या है ना, यहां पे तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या है। तो 7 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात किए घुमा फिरा के डिटेल में, ठीक ना। तो ये तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात यहां पे करेंगे कि हमारे पास दो तरह के चीजें होते हैं चार्ज में, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक ना। अब कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में अलग से कुछ चीज हम नहीं बता रहे हैं, बस रफली ये समझ लो कि ये हमारा होता क्या है, ठीक है ना। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा कंडक्टर आखिर होता क्या है। अगर हम कंडक्टर, अभी तक देखो हम लोग का टॉपिक क्या था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में दूर दूर तक कोई बात नहीं की है, अभी तो चार्ज सीखे हैं ना कि चार्ज होता क्या है।
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता कैसे है, नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात कर लिए हम लोग। अब बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेट कंडक्टर का मतलब है कि जो हमारा मेटल्स होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट कर सकता है, जहां पे वहां पे चार्ज भी आता है। कंडक्टर्स में क्या होता है, हमारा चार्ज भी होता है, जैसे कि मेटल एक तरह का कंडक्टर है, ठीक ना। वहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना। मेटल जो है अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो मेटल हमारा चार्ज हो गया, तो कंडक्टर हमारा चार्ज हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन ये चीज होता है ना कि इंसुलेटर में, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है कि लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम वहां पे बात किए थे ना सोडियम के बारे में, याद होगा, यहाँ पे हम लोग सोडियम के बारे में कहीं बात किए थे। अभी देखो यहाँ पे क्या था कि आउटर मोस्ट शेल पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन था, वो निकल जाता है, चार्ज हो जाता है हमारा मेटल सरफेस, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर में ये चीज नहीं होता है। बात समझे कि नहीं समझे, इंसुलेटर में ये चीज नहीं होता है, जिस कारण से इंसुलेटर को चार्ज करना उतना आसान नहीं होता है। तो हम लोग कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में बाद में भी बात करेंगे डिटेल में। तो फिलहाल हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसपे हम लोग को ध्यान देना चाहिए वो है हमारा क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के कारण कोई भी चीज को हम लोग चार्ज कैसे करते हैं, क्यों कंडक्टर इसलिए बोले हैं कि कंडक्टर में हमारा ऑलरेडी चार्ज रहता है, ठीक ना। इंसुलेटर को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, वहां पे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नहीं रहता है, तो वहां पे चार्ज कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता है। वहां पे डाइलेक्ट्रिक का एक कॉन्सेप्ट आएगा जब हम इंसुलेटर का बात करेंगे तो, ठीक है। तो इसीलिए इंसुलेटर का बात नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधी टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है, हमारा टॉपिक का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या होगा टॉपिक, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग एक बार बात करते हैं, ठीक है। इसको देखना, ध्यान से समझना। जैसे कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, हम अभी एक बात बताए भी थे, उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ ऐसा और दूसरा कंडक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है। इस कंडक्टर में हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव, इस कंडक्टर में चार्ज क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है यहां पे कंडक्टर में, और ये हमारा क्या है, ये अनचार्ज्ड है, ये क्या है हमारा, अनचार्ज्ड है। अगर इस चार्ज्ड बॉडी को इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं, इसको उठा के इसमें अगर हम सटा देते हैं तो ये बॉडी भी हमारा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे टच कराएंगे ये बॉडी भी हमारा क्या, टच करा के हटा लो, चार्ज हमारा क्या होगा, इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हम बोलना चाहे, ये हमारा अनचार्ज्ड है। इसी चीज को क्या है ना, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे करके बनाए, ठीक है। इसको हम कॉपी किए, यहां पे हम फिर क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए, ये हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे और यहाँ पे इसको हम मूव कराने का कोशिश करेंगे, इसको टच करा दिए मान लो, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे टच कराएंगे। जैसे कि टच कराने के लिए हम इसको ऐसे करके ले जाते हैं और इसको हम ले जाकर के इसमें टच करा दिए, ठीक है। जैसे ही टच कराएंगे तो यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जी। ये वाला बॉडी में भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही आप इसको अलग से सेपरेट करोगे ना, जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेपरेट करते हैं, तो सेपरेशन के दौरान भी हमारा जो चार्ज है वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। यहां पे जैसे चार्ज था वो एज इट इज ही रहेगा, ये आपको समझना है। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि ये अनचार्ज्ड था। सेकेंड कंडीशन में क्या किया, इसको सटाए, सटा के जैसे हम हटाए तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, चार्ज आ गया, इसमें भी हमारा क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब बात क्या है कि ये काम कैसे करता है, ये कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा।
एक बात तो क्लियर है कि ये सारे दोनों ही क्या है, ये भी हमारा कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये ए है, ये बी है। ए एंड बी आर कंडक्टर्स, ये ध्यान रखना, ए एंड बी आर कंडक्टर्स। कोई दिक्कत? ए और बी क्या हमारा कंडक्टर है, इसको समझना है, ठीक है। अब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस बॉडी में चार्ज है Q और यहां पे अनचार्ज है, मतलब यहां पे चार्ज होगा 0, ठीक है। तो इन दोनों बॉडीज में कितना चार्ज होगा ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों चार्ज को जोड़ लेंगे। दोनों चार्ज को क्या किए, जोड़ लिए। जोड़ लेने के बाद उसको दो, कितना बॉडी है, 2 बॉडी है, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कॉन्टैक्ट में कितना बॉडी आया है, 2 बॉडी आया है ना, तो दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, Q/2 आएगा। तो इसका चार्ज भी Q/2 हो जाएगा और इसका चार्ज भी क्या हो जाएगा, Q/2 हो जाएगा प्लस में। समझ में आया? समझ में आया हम क्या बोले, कैसे निकाला गया। जो चार्जिंग बाई कंडक्शन किए, चार्जिंग बाई कंडक्शन में कैसे हमारा दोनों का चार्ज हमारा +Q/2 और +Q/2 हो गया, ये समझ में आया कि इसका चार्ज इनिशियली Q था, इसका चार्ज 0 था। जैसे ही सटाए, ठीक ना, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब कितना ट्रांसफर हुआ वो निकालना है। तो क्या किए कि दोनों का चार्ज जितना भी था, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये अनचार्ज ही रहेगा, ये वैल्यू दूसरा भी रह सकता है। इसके बारे में हम एक और अभी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक और हम क्वेश्चन देखेंगे ना, तो वहां अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे 0 था तो दोनों का चार्ज को ऐड कर दिए तो टोटल चार्ज Q आ गया, उसको 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि बॉडी कितने कांटेक्ट में, 2 ही बॉडी कांटेक्ट में है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो चार्ज यहां भी रहेगा, वो चार्ज यहां भी रहेगा। अगर एक साथ 3 बॉडी को सटा देंगे तो फिर क्या करेंगे, तीनों बॉडी का चार्ज को सम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, वही तीनों में चार्ज इक्वल इक्वल रहेगा। सीधा सीधी बात है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है ना। तीनों बॉडी को एक साथ भी तो सटा सकते हैं, ठीक ना। तो अभी तक हम लोग 2 ही बॉडी के बारे में बात करेंगे, 3 बॉडी सटाने के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पे 2 बॉडी सटाने का बात किया। अब मान लेते हैं हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ठीक है। यहां पे फिर से हम क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। अब क्या है, मान लेते हैं कि यहां भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। लेकिन अब बात यह है कि ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। एक मिनट, यहां पे हम चीजों को जो है ना थोड़ा सा मिटा देते हैं, हटा देते हैं इसको, ठीक है। कुछ अलग हम लेकर के आते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे और सारा ही हम एक ही जैसा बनाएंगे। ये 1, ये 2, ये 3 एक ही जैसा बनाए, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये हमारा चार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है, ठीक है, ये भी हमारा चार्ज्ड है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, चार्ज्ड है। 2 बॉडी के बारे में बात की, ये भी हमारा चार्ज। अरे मजेदार चीज हो गया नहीं, तीनों चार्ज है भैया, तो बड़ा खतरनाक बात है। तो इसका नाम है, दिस इज कंडक्टर ए, दिस इज कंडक्टर बी एंड दिस इज कंडक्टर सी, ठीक है ना। और इसका वैल्यू अगर हम बात करें, इसका वैल्यू मान लो कि ये है हमारा 3 कूलम का है। 3 कूलम नहीं, 3 माइक्रो कूलम हम बोलते हैं। ये कितना हमारा, 3 माइक्रो कूलम का है। ये कितने का है, ये भी हमारा 3 ही माइक्रो कूलम का है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, 3 माइक्रो। लेकिन जो सी है वो 3 माइक्रो कूलम का नहीं है, वो 6 माइक्रो कूलम का, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, -6 माइक्रो कूलम, ठीक है। बोला क्या गया है कि ए एंड सी आर अलाउड टू टच ईच अदर, ठीक ना। व्हेन, पहले क्या बोला कि ए को सी से टच कराना है, ठीक है। ए को सी से टच कराने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको ध्यान में रखना है। फिर बी को सी से टच कराना है, फिर फाइनल रिजल्ट बताना है कि सी का क्या आएगा, ठीक है। बात समझ में आया, समझ में आया ना। हम क्या बोले, पहले ए को सी से टच कराना है, फिर बी को सी से टच कराना है, ठीक है। प्रोसेस ये जो है ना सप्लीमेंट्री वे में होगा, ठीक ना। एक बात समझ में आ रहा है, एक के बाद एक टच कराएंगे।
तो पहले व्हेन ए एंड सी आर टच्ड, अगर इनको हम टच कराते हैं तो क्या होगा? जब ए और सी को टच कराएंगे तो यहां पे देखो खेला दिखाएंगे जी, एकदम जादू है तो जादू दिखाना तो बनता है। इसको हम टच कराए, सॉरी, इसको हम टच कराए तो ये जब ऐसे टच करेगा, ठीक है, तो यहां पे ये 3 का था, ये ध्यान दो, ये हमारा +3 माइक्रोकूलम का था, ये हमारा -6 माइक्रोकूलम का था, ये ए था, ये सी था। ये बात तो समझ रहे हो? तो हम लोग क्या करते थे, दोनों का चार्ज को जोड़ लेते थे, तो 3 - 6 माइक्रोकूलम हो जाएगा। जो वैल्यू है, यहां पे वैल्यू क्या आया, -3 आया, तो जितना आएगा डिवाइडेड बाई 2 करना है, क्योंकि कितना था, 2 था, तो -3/2 माइक्रोकूलम आ गया। मतलब कि अब जब इसको हम सेपरेट करेंगे, ये सेपरेट हुआ, ये भी सेपरेट हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहां पे -3/2 माइक्रोकूलम आएगा और यहां भी -3/2 क्या आ जाएगा, माइक्रोकूलम। अब सी का चार्ज कितना हो गया है, -3/2 माइक्रोकूलम। समझ में आ रहा है ना? अब सी का चार्ज क्या हो गया, -3/2 माइक्रोकूलम। पहले क्या बोले कि पहले ए को सी से टच कराना है, फिर बाद में देन आफ्टर बी को सी से टच कराना है। तो जब ए को सी से टच कराए तो हमारे पास सी का कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है। अब बी को सी से टच कराएंगे, ठीक है। अब चलो, अब बी को सी से टच कराते हैं। ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास सी हो गया है, और इसको हम फिर से टच कराए, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है हमारा, ये हमारा बी है, ये क्या है हमारा सी है, तो ये तो हमारा +3 माइक्रोकूलम था। लेकिन सी क्या बन चुका है, देखो तो सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, सी का -3/2 माइक्रोकूलम है ना। ये दिख रहा है सबको कि सी का वैल्यू क्या है, -3/2 माइक्रोकूलम। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, -3/2 माइक्रोकूलम। क्लियर ना? तो हमारे पास जो चार्ज आएगा, ठीक है ना, बी और सी का जो भी चार्ज आएगा, तो हमारा जो हमको दोनों का चार्ज निकालना है, तो क्या करते हैं, दोनों का ऐड करते हैं। 3 - 3/2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/2 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोकूलम, यानी कि +3/4 माइक्रोकूलम आएगा। यानी कि जब ये टच हो जाएगा, टच करके जब हम इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे भी चार्ज ट्रांसफर होगा एक दूसरे से। जब ये चार्ज ट्रांसफर होगा और फिर हम इसको यहां पे सेपरेटली ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो यहां पे जो चार्ज होगा ये हमारा क्या होगा, +3/4 माइक्रोकूलम, ये +3/4 माइक्रोकूलम। ये हमारा हो जाएगा बी का चार्ज, ये हमारा सी का चार्ज। अब बात यह है कि अब बताइए, ए और बी का बात करेंगे। अब हमारे पास ए क्या है, नेगेटिव में है, बी पॉजिटिव में है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, ए और बी आपस में अट्रैक्ट करेगा। और बोला गया सी, ठीक ना, बी और सी क्या करेगा, ए और सी क्या करेगा, ए और सी भी आपस में अट्रैक्ट ही करेगा। देख रहे हैं, ए और सी भी अट्रैक्ट करेगा और ए और बी भी आपस में अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? यहां पे बी का फाइनल, बी क्या आ गया, पॉजिटिव आया है, सी क्या है, पॉजिटिव आया है। ये अब सी से मतलब नहीं है, क्योंकि ये सी अब क्या है ना, बी से कांटेक्ट आके पॉजिटिव हो चुका है हमारे पास। अब ये ए तो किसी के कांटेक्ट में नहीं आया था, तो ओवरऑल ए का वैल्यू नेगेटिव हो गया है, ठीक है ना। दो कंडीशन बात की, व्हेन ए एंड सी आर टच्ड, और यहां पे क्या है, व्हेन बी एंड सी आर टच्ड, ठीक ना, एक के बाद एक को टच कराया गया, तो जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अच्छे से समझ में आया ना, जो हम एग्जाम्पल लिए, उम्मीद करते हैं ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये सारा क्वेश्चंस तो था ही हमारे पास, ठीक है। इतना के बाद हम लोग बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी तक क्या था, चार्जिंग बाय कंडक्शन का बात किए, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा हमारे पास, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चलो देखते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करें, ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होगा ये क्या होना है, ये एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन है,
ये हम इंडक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक ना। यानी कि हमारे पास एक, हम कुछ सेटअप बनाते हैं, उस सेटअप को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। ये सेटअप कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, ऐसे करके कुछ ऐसा रहेगा सेटअप, ठीक है। और इस सेटअप को हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये हम कॉपी पेस्ट करते चलेगा, ठीक है। अब क्यों ये ऐसा कर रहे हैं ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे फिर क्या किए हैं, यहाँ पे एक हम स्फेयर ले लिए हैं कुछ ऐसा, ठीक है। यहां भी एक हम स्फेयर ले लेंगे कुछ ऐसा, यहां भी ले लेंगे स्फेयर कुछ हम ऐसा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पहला स्फेयर है ये अनचार्ज्ड, ये क्या हमारा, ये अनचार्ज्ड, ये ध्यान देना, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारा क्या था, अनचार्ज्ड है मान लीजिए शुरू में। मतलब कि यहां पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से है। मतलब कि ये न्यूट्रल है, ये सरफेस क्या हमारा न्यूट्रल है कह सकते हैं। अब क्या है कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, माफ कीजिएगा, ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। और इस चार्ज्ड बॉडी को हम इसके सामने लेके जाएंगे, इस चार्ज बॉडी को, ये चार्ज बॉडी है, इसको हम सामने लेकर के गए, सटाए नहीं है, यहां पे हम सटाए नहीं है, बस दूर में ही रखे हैं। और मान लो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, कैसा चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो यहां पे जैसे कि देख रहे हैं, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ था ना, ठीक ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो यहां पे जितने भी पॉजिटिव रहे होंगे वो दूर चले जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो सामने आ जाएंगे। बोलो इस तरह से, हाँ या ना, आ जाएंगे ना। और पॉजिटिव पार्टिकल्स यहां पे चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे ही इसको यहां पे सटाया गया तो इधर वाला पार्ट को हम कर देंगे ग्राउंड। जैसे ही इसको ग्राउंड करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज तुमको यहां पे दिख रहा है, ये सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। तो यहां पे सरफेस पे क्या बच जाएगा, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो अब जो ओवरऑल चार्ज यहां पे रहेगा, अब क्या है कि हम इस बॉडी को हटा लेंगे, तो यहां पे सरफेस पे ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। अब एक बात बताओ, इस स्फेयर को हमने किसी चीज से टच कराया क्या, नहीं ना, कुछ नहीं किए। हम बस यही किए कि एक चार्ज बॉडी को उसके सामने लेकर के गए, जिस कारण से जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे इनके सामने आ गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो रिपेल करके दूर चला गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज दूर गया है उसको हम ग्राउंड करके सारा पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड में भेज दिए हैं, अर्थ कर दिए हैं। तो ओवरऑल जो स्फेयर में चार्ज बच गया वो नेगेटिव बच गया और वही चार्ज आपको यहां पे दिख रहा है, जो कि आपको क्लियरली यहां पे विजुअलाइज हो रहा है। क्लियर है। ये हम चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको डिटेल में बता दिए, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन आखिर होता क्या है। अब हमारा स्टार्ट होगा, देखो 1 घंटा पार हुआ, तब स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या, कूलम्स लॉ। तो इसको हल्के में लेना नहीं है, समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कूलम्स लॉ। इतना देर से तो हम बता रहे थे कि चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल सा चीज है, कुछ भी नहीं है कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चार्ज्ड बॉडी है, ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये भी एक चार्ज्ड बॉडी है, ये दोनों बॉडी अगर एक पार्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि इसका जो सेपरेशन होगा, इसको हम व्हाइट कलर से दिखाए तो ज्यादा बेटर, ये सेपरेट किया गया है और एक का चार्ज है हमारा Q1 और दूसरा का चार्ज है Q2। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है हमारा R। क्या डिस्टेंस है हमारा, स्मॉल r। तो इस केस में ये जो चार्ज Q1 है ये चार्ज Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक उसी तरह से चार्ज Q2 है वो Q1 पे एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का वैल्यू ही कूलम्स लॉ डिटरमाइन करता है, बताता है।
ठीक ना। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है, अब एक बार डेफिनेशन से देख लेते हैं। कूलम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द बहुत आसान भाषा में अब बात करेंगे। बोलता यह है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मतलब कि जो फोर्स होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स का वैल्यू होगा। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू उतना ज्यादा फोर्स का वैल्यू। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जितना ज्यादा इसके बीच में सेपरेशन होगा उतना फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। कॉमन सी बात है, ये चीज आपको दिख गया यहां पे। क्या कूलम्स लॉ कहता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसको कंबाइंड फॉर्म में अगर हम लिखें तो कंबाइंड फॉर्म में होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहां पे फोर्स की वैल्यू की बात करें तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यानी कि यहां पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग K कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल टू करके यहां भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, K Q1 है ये, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे क्या है कि K का जो वैल्यू है वेयर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर K is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक है, 9 इंटू 10 ये कांस्टेंट है। ये क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है कि K का जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10 का पावर 9 है। यूनिट की बात करें ना तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा यूनिट होगा। ठीक है ना। अब बात है कि ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं हम लोग परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये फ्री स्पेस में इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका एक कांस्टेंट का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -11 होता है या -12 होता है। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, -12 होता है ये। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम आपको यहां पे बता दिए। ये हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कहने का मतलब कि आपके पास अगर ये दोनों चार्ज, ये दोनों जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये दोनों चार्ज अगर, ध्यान से समझना, ये दोनों चार्ज अगर फ्री स्पेस में एयर में रखा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट लेंगे। ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे और आपका यही वैल्यू यहां पे काम आएगा और आपका ओवरऑल वैल्यू ये हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा मीडियम है, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई दूसरा मीडियम है, इस तरह का हमें कोई मीडियम कंसिडर किए हैं, एयर वाटर कोई भी दूसरा तरह का कोई मीडियम है, और उन दोनों चार्जेस को यहां पे हम प्लेस किए हैं। ये एक चार्ज है, ये हमारा दूसरा चार्ज है, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, ये चार्ज हो गया हमारा, और इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, अगर हम इसको लेते हैं R, ठीक ना, ये हमारा चार्ज का सेपरेशन क्या हो जाएगा R। ये अगर हमारा Q1 है, ये Q2 है। हालांकि अब ये फ्री स्पेस नहीं रहा, जिस कारण से आपका जो यहां का जो आपका परमिटिविटी होगा ना, तो ये परमिटिविटी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा ये हमारा एप्सिलॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या हो जाएगा हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये बड़ा ही आसान सा चीज है। ये क्या बोल दिया हम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब क्या है, ये एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन R क्या है हमारा, रिलेटिव
परमिटिविटी, परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ये रिलेशन है किसी भी मीडियम का फ्री स्पेस के साथ। अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो ये कुछ रिलेशन कुछ ऐसा रहेगा हमारा। और एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम भी है, सॉरी, एप्सिलॉन आर का दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग लिखते हैं इसको के। क्या लिखते हैं? के। बेसिकली के इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यानी कि अगर आपका यहां पे फ्री स्पेस में यहां पे बात करेंगे फॉर फ्री स्पेस, अगर फोर्स का वैल्यू है हमारा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अगर यही सेम सेटअप फॉर एनी मीडियम की बात करें, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो फॉर एनी मीडियम की बात करेंगे तो ये सेम फोर्स का वैल्यू नहीं होगा। तो यहां पे फोर्स का वैल्यू एफ डैश लिखेंगे और यहां पे के के जगह के डैश लिखेंगे। के के जगह क्या लिख देंगे? के डैश। ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सेटअप सेम है, बस फोर्स का वैल्यू कैसे बदलेगा वो देखते हैं। के जगह पे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहां एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन। और ये वैल्यू हो जाएगा हमारा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम क्या बोले कि हमारे पास जहां एप्सिलॉन फ्री स्पेस के लिए था, मीडियम के लिए क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन। यही तो बात हम लोग यहां पे किए ना। इस जगह का मीडियम के लिए क्या था हमारा? एप्सिलॉन। और इस एप्सिलॉन का वैल्यू क्या था? एप्सिलॉन आर इंटू ई नॉट, या फिर के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू ई नॉट भी लिख सकते हैं ना। ये भी ऐसे करके लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। और के को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं के को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये के कब इंट्रोड्यूस होगा? जब कोई मीडियम रहे अपार्ट फ्रॉम एयर। अब एयर की बात करेंगे तो एयर में के का वैल्यू क्या होता है हमारा? ठीक ना। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन होगा, यहां भी के है, यहां भी के है, तो आप इसको के नहीं लेकर के एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। ठीक है ना। के नहीं लिख करके क्या लिख सकते हो? एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये बेसिकली स्मॉल के है, ये हमारा कैपिटल के होगा। ये क्या होगा हमारा? कैपिटल के होगा। ये ध्यान में रखना है। अब यहां पे अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/एप्सिलॉन आर बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये बात समझ में आया? तो एफ डैश बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ, देखो तो सेम टू सेम दिख रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ, तो एफ डिवाइडेड बाई क्या आ गया? एप्सिलॉन आर। या फिर देयरफॉर एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई क्या लिख सकते हैं? के। और ये हमारा के क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या होगा हमारा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी कि फ्री स्पेस में जो दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था, ठीक है ना, वो किसी मीडियम में लाएंगे तो वो के टाइम से वो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। सीधा सीधी बात। के टाइम से मतलब कि जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना कम फोर्स होगा। ठीक है, ये आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग डिटेल में बात किए। अब बात क्या है ना कि कूलम्स फोर्स का नेचर क्या होगा। ठीक ना। इफ यहां पे नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स का बात कर रहे हैं, ठीक ना, थोड़ा सा यहां पे चीजों को समझना है। नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स, नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स। अगर हम नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स की बात करें तो नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स क्या होगा? सबसे पहला, इफ Q1 इंटू Q2, ठीक ना, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। फोर्स विल बी रिपल्सिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। और अगर इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0 तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स विल बी
अट्रैक्टिव, यानी कि आपके पास कूलम्स फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, कूलम्स फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अब ये Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या? मान लो कि Q1 भी हमारे पास पॉजिटिव है और Q2 भी हमारे पास पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा ना। बात समझ रहे हो? तो पॉजिटिव जीरो से तो ज्यादा ही होता है। क्लियर है ना? अब Q1 है वो हमारा नेगेटिव है, Q2 है वो भी हमारा नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा ना। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो भी वो हमारा क्या है? जीरो से ज्यादा है। तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, ये जानते हैं। तो हमारा फोर्स क्या हो गया? फोर्स विल बी रिपल्सिव। बात समझ में आया? ठीक उसी तरह से यहां पे बात करेंगे तो अगर Q1 Q2 लेस देन जीरो है, मतलब कि अगर Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्टिव होगा। कैसे? ये नेगेटिव एक ही केस में हो सकता है। Q1 अगर, एक नहीं दो केस, Q1 अगर नेगेटिव हो, Q2 क्या हो? हमारा पॉजिटिव हो। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव, तो लेस देन जीरो। और ये भी हो सकता है पॉजिटिव किसका वैल्यू है? Q1, और नेगेटिव किसका वैल्यू है? Q2। इसका भी रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो मिला जुला करके ये फोर्स क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये हमारा नेचर ऑफ कूलम्स फोर्स था, ये हम शॉर्ट में आपको बता दिए। अब जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है क्या। ठीक है, तो चलो बात करें कूलम्स लॉ इन वेक्टर। बहुत डिटेल में हम लोग जा रहे हैं ना, तो डिटेल में सीखना भी तो है ना। डिटेल में सीखोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, समझे? तो अब बात करेंगे हम लोग क्या? कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म? अब क्या है, अभी तक जो भी कूलम्स लॉ का बात किए, अलग अलग मीडियम में बात किए, ठीक है ना, वो था, वो ठीक है, वो समझ में आया। लेकिन अब जो हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, ये हम फ्री स्पेस में ही बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म में हम लोग फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग को करना यह होगा कि सबसे पहले हम लोग को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो कि हम यहां पे कुछ इस तरह से बना रहे हैं। क्लियर है? हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन चुका है, ये कुछ इस तरह से है। अब बात यह है कि यहां पे हम दो चार्जेस लेंगे, छोटा छोटा दो चार्ज ले लेते हैं। ग्रीन कलर का चार्ज लेंगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा, एक यहां पे और एक यहां पे। ठीक है ना? ये अगर हो गया हमारा, तो यहां से हमारे पास जो है दो वेक्टर्स हम लोग को लेना है। ठीक है, दो क्या लेना है? वेक्टर्स लेना है। ये हमारे पास क्या था? ये हमारा ओरिजिन है। ये क्या है हमारा? ये हमारा ओरिजिन O होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या होगा? जेड एक्सिस। हम फ्री स्पेस पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये चीज आपको समझना है। अब क्या है, यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां पे दो चीज है। ठीक ना? दो चीज है। क्या है कि ये है हमारा चार्ज ए, सॉरी, ये है हमारा चार्ज ए और ये है हमारा चार्ज बी। दो चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज का नाम है Q1 और इसका नाम है क्या है? Q2। ठीक है, चार्ज बी पे क्या है? हमारा Q2 है। अब क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 के बारे में बात करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। यहां से लेकर के देखो तो पोजीशन वेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं, वो कुछ ऐसा जाएगा। सही है सर? नो? और पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कुछ ऐसा जाएगा। ये क्लियर है? सही है सर? नो? और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स कहीं ना कहीं ऐसा होगा। ये दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। सही है सर? नो? ये क्लियर है ना? इन दोनों के बीच का फोर्स का हम बात कर लिए। ये हमारा दोनों के बीच का फोर्स आ गया। अब क्या है, यहां पे ये हमारा कुछ ऐसा होगा, ये हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये हमारा R1 वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हमारा R2 वेक्टर। ठीक है, हम वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं।
पोजीशन वेक्टर है, या R1 वेक्टर है या R2 वेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब Q1 Q2 मान लेते हैं कि दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही क्या है हमारा पॉजिटिव है। जब हमारा दोनों ही ये पॉजिटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर फोर्स इसका इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस पे फोर्स कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। इस पे फोर्स का नाम दे देते हैं, ये हमारा फोर्स 1 2 हो जाएगा, और इस फोर्स का नाम देते हैं ये फोर्स 2 1 हो जाएगा। ये क्या है, फोर्स 1 2 और फोर्स 2 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ये डिटेल में समझना है, ठीक है। हमको यहां तक क्लियर है, ये दोनों पार्ट हम क्या बोले, ये हमारा पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो यहां पे बात क्या है कि अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में बात करें तो R21 के बारे में बात करते हैं, R2 से 1 जाते हैं, 2 से 1 जाते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो, ठीक ना। तो यहां पे अगर हम कुछ ऐसे करके बात करें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे R21 का अगर हम बात करते हैं, यहां पे चीजों को समझना है बहुत डिटेल में, तो R21 वेक्टर जो होना है हमारा, वो वैल्यू हो जाएगा हमारा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये समझ में आया। और इसका मैग्नीट्यूड का ये कैसे हुआ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर का अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से अगर हम लेते हैं तो ये R21 कैसे होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। यहां पे हम एक एरो बनाए कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल देखो कुछ इस तरह से गया है ट्रायंगल, ठीक है, और इसका नाम है, मान लो ये दिस इज आवर R21 वेक्टर, ठीक है, R21 वेक्टर, क्लियर है। क्योंकि R21 कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2 से 1 के बारे में बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं। R21 बोल रहे हैं मतलब 1 से लेकर के 2 तक आ रहा होगा ये, ठीक है। R2 है, इफेक्ट किसका है, 1 का है, ठीक ना। R2 पे किसका इफेक्ट है, 1 का, 1 2 पे फोर्स लगा रहा, 1 2 पे फोर्स लगा रहा, तो कुछ ऐसा यहां पे बात किए हम, 1 किस पे फोर्स लगा रहा है, 2 पे, तो डायरेक्शन हम कुछ ऐसा ले लिए। तो यहां पे आप अगर देखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा ना, वही चीज तो यहां लिखे हैं। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर R21 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर, ऐसे करके ये मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ये मैग्नीट्यूड समझ में आया। और यहीं पे अगर हम यूनिट वेक्टर के बारे में बात करें तो हमारा जो R21 होगा, R21 का डायरेक्शन कुछ इधर से होगा, R21 कैप होगा ऐसा, और इधर से अगर बात करेंगे तो ये R12 कैप, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं तो R21 कैप इज इक्वल टू R21 वेक्टर माइनस R का मैग्नीट्यूड, ठीक ना। R का क्या लिख दिया हम लोग, मैग्नीट्यूड लिख दिए। तो यहां पे R21 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और क्या, R21 का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो दिस विल बी आवर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हमारा यूनिट वेक्टर R21 आ गया। जब R21 आ गया तो अब हम लोग यहां पे पूरा ओवरऑल चीजों को देखते हैं ध्यान से, ठीक ना। यहां पे हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, फोर्स। अब R21 निकल गया तो R12 सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सिमिलरली R12 क्या विल बी R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कुछ ऐसा आ गया, दोनों ही चीज हमारे पास है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक ना, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखो अगर हम बात करते हैं फोर्स
1 2 का बात करते हैं। पहले पहले क्या बात करेंगे, फोर्स 1 2 का बात करें, बहुत ध्यान से समझना। फोर्स 1 2 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, यानी कि फोर्स 1 2 का बात करें, इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से समझो, इस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। 1 पे फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, इस डायरेक्शन से लगाएगा। क्लियर है, इस डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। लेकिन यहां पे यूनिट वेक्टर क्या है, इस पे अगर हम बात करेंगे, 1 पे फोर्स लग रहा है तो यूनिट वेक्टर क्या है, 2 1 है। 1 पे जो लग रहा है क्या है हमारा, 2 1 है। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पे चीजों को समझना है। लेकिन अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें तो एफ, यहां पे F21, ठीक है, और F12, F21 और F12, ठीक ना, इसको हम लोग को समझना है। F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, और फोर्स 1 2 का मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो फोर्स 1 2 का अगर हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। फोर्स 1 2 का अगर हम बात करेंगे तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई क्या होगा, आर स्क्वायर होगा विथ आर कैप। अब बात यह है कि आर स्क्वायर जो होगा ये 1 2 होगा, आर कैप भी 1 2 होगा। बात समझ रहे हैं, ये दोनों ही वैल्यू क्या होगा, 1 2 होगा। हाँ या ना में जवाब दो जी, ये बात तो समझ में आ रहा होगा ना, ये हम क्या कहना चाह रहे हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन, ये बात समझ में आ रहा है ना। अब क्या है, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, कितना आसान है। 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इनटू, यहां पे आर कैप है तो R1 माइनस R2 वेक्टर लिखेंगे डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं ना, अच्छे से पढ़े हैं। तो देयरफॉर F12 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मैग्नीट्यूड का पावर 3 R1 माइनस R2 वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड नहीं होगा, ये कुछ ऐसा ही रहेगा, वो भी ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, ये कुछ सीन ऐसा हो गया। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में रख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रैकेट भी हम नहीं लिखेंगे, ये कुछ ऐसा ही सीन रहने वाला है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इस पार्ट में, ये बात समझ में आया। सिमिलरली F21 के बारे में बात करेंगे तो F21 है क्या, लिख देते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, तो F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R21 कैप डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर। इसको फर्दर लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, मतलब कि बेसिकली इसको ऐसा करके लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0, यहां पे लिखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड का पावर 3। ठीक है, ये हमारा फोर्स 21 आ गया। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस R21 कैप is negative of R12 cap, therefore F21 vector is equal to negative of F12 vector। ये बात समझ में आया, ये चीज क्लियर है। ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। यही है हमारा
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहता बेसिकली क्या है कि ये ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी भी उतना ही फोर्स लगाएगा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक दूसरे कैसा डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये था हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जिसको हम लोग डिटेल में बात किए, एकदम डिटेल में, किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां पे। अब जो आगे हम बात करेंगे वो होगा हमारा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत आसान है, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि क्या है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बेसिकली ये कहता क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स, ठीक है ना, द टोटल फोर्स क्या बोला है, ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज, exerted by each of the other charges, exerted by each of the other charges। मतलब क्या है, इसको एक बार समझते हैं। मान लो हमारे पास कुछ चार्जेस है, एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज यहां है, तीसरा चार्ज यहां है, चौथा चार्ज यहां है, पांचवा चार्ज यहां है, और एक चार्ज यहां पे भी है, बीच में है। और इसको हम थोड़ा व्हाइट कलर से कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो यहां पे व्हाइट कलर से कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास चार्ज है। मान लो कि ये चार्ज का वैल्यू है Q, Q है ये, ठीक ना, Q ही रखेंगे बस, ठीक है। इसका नाम है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, ये चार्ज Q5 है, ठीक है। मतलब कि इस Q पे Q1 भी फोर्स लगाएगा, इस Q पे Q2 भी फोर्स लगाएगा, इस Q पे Q3 भी फोर्स लगाएगा, इस Q पे Q4 भी फोर्स लगाएगा, Q पे Q5 भी फोर्स लगाएगा। मतलब कि अगर हम Q पे लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करें तो मान लो कि Q इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स इधर से भी लगाएगा, 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 सब तरफ से फोर्स लग रहा है। बात समझ रहे हैं, ये भी फोर्स, 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 ठीक है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स का नाम हम दे दिए, ये 1 के कारण फोर्स लग रहा है तो F1, इसके कारण लग रहा है तो F2, इसके कारण लग रहा है तो F3, इसके कारण लग रहा है तो F4, ये हमारा हो जाएगा F5। सबको वेक्टर साइन दे देते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा हमारा क्या, कि हर एक इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो फोर्सेस लग रहे हैं, सारे फोर्सेस का अगर हम वेक्टर सम कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज निकल जाएगा। वो क्या है हमारा, Q। क्लियर है? Q पे जो नेट चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण वो हमारा नेट फोर्स इजीली निकल जाएगा, जो कि आपको यहां पे क्लियरली दिख भी रहा है। Is it clear everyone? Say yes or no? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां पे किसी एक इंडिविजुअल फोर्स पे अलग अलग चार्जेस कितना, मतलब किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पे अलग अलग चार्जेस कितना फोर्सेस लगा रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का, सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स है सबका वेक्टर सम लेंगे तो हमारा जो नेट फोर्स निकलेगा, नेट फोर्स जिस प्रिंसिपल से निकलता है उसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करते हैं। बेसिकली सारे फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम, इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक ना, exerted by each charges, exerted by each charges, ठीक है ना, of each of the other charges, exerted by each of the other charges, ठीक है। यही बात है, क्लियरली समझ में आ गया। ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम लोग कुछ बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ
चीजों के बारे में देखेंगे कि हम लोग इन सारे चीजों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक जनरल फॉर्म में हम कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे, दो चार पैटर्न बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा ना, उसमें हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर लेक्चर सॉल्व करेंगे। पूरा वीडियो देखोगे तो ज्यादा अच्छा से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो हो गया है, यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक पैटर्न देखते हैं, ठीक ना। जैसे कि हमारे पास यहां पे एक सवाल है, ठीक ना। एक सवाल मतलब एक जनरल सवाल हम लेते हैं, ठीक है। और वो सवाल कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल हम यहां पे लिखते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। हम यहां पे सवाल लिखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि दो फ्री पॉइंट चार्जेस है, एक क्यू है एक 4q है, ठीक है ना। एक क्यू है, दूसरा क्या है 4q, आर एट डिस्टेंस एल, एल डिस्टेंस अपार्ट है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, एल डिस्टेंस है। अ थर्ड चार्ज इज सो प्लेस्ड दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस एल दिया है, उसके बीच में कोई भी एक चार्ज डाल देंगे, ठीक ना, ताकि पूरा सिस्टम किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो सवाल कहता यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज, फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड इट्स पोजीशन, ठीक ना। यही सवाल है, सिंपल यही सवाल बोला गया। अब ये एक जनरल सवाल है, यहां पे Q4Q है, यहां पे कुछ और भी रह सकता है। हम एक जनरल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं ना, दो चार्ज लेते हैं, एक ऐसा चार्ज है एक ऐसा चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग कुछ ऐसे ले लेते हैं। ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, ये डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस कुछ ऐसे ले लिया हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इस पार्ट में। इसका वैल्यू होगा क्या हमारा, ये वैल्यू हमारा Q है प्लस Q है, इसका वैल्यू है प्लस 4Q। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा L, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L। बीच में कोई एक चार्ज हम इंट्रोड्यूस करेंगे, कहीं भी रख सकते हैं। मान लो कि ये चार्ज हम कुछ यहां पे रख दिए, ठीक है, ये चार्ज हम यहां पे रख दिए, इसको ध्यान से रखो, ये चार्ज हमारा यहां पे है और इस चार्ज को हम लोग नाम दे दिए कैपिटल Q, हम खुद से नाम दे दिए, ठीक है, हम खुद से नाम दे दिए कैपिटल। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमको पता नहीं है, तो इसको x मान लेंगे और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स। इतना तो समझ रहे हैं। लेकिन बोला क्या गया है कि ये सिचुएशन क्रिएट करते समय एक चीज हम लोग को ध्यान में रखना क्या है कि Q और Q के बीच का जो फोर्स रहेगा, मान लो कि ये इधर का जो फोर्स रहेगा और इस Q और 4Q के बीच का जो फोर्स रहेगा, जो इधर का फोर्स रहेगा, ये दोनों ही फोर्स आपस में क्या होगा, इक्वल होगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक ना। तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स को हम इक्वेट करते हैं, ठीक ना। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे ध्यान देना है, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फोर्स, इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स को हम आपस में क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहां पे हम कह सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q, ठीक ना। लेट द चार्ज बी कैपिटल Q, लेट द चार्ज बी कैपिटल Q, ठीक है। QQ बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग बोलेंगे इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है ये दोनों, तभी ऐसा सिचुएशन होगा। अब क्या है कि यहां पे देखो कि ये क्यू क्यू जाएगा चांद पे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जाएगा चांद पे। तो इसको भेजते हैं ना यार से चांद पे, काटो ना यार, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, सब काट दिए। अब जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है, वो कुछ आएगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहां पे लिखेंगे L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर 4
यानी कि इसको हम लोग सीधा सीधी ऐसे भी √4 लिखने से बेटर रहेगा कि सीधा सीधी +-2 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? +-2। कोई दिक्कत? यहां पे -2 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग को नेगेटिव में तो डिस्टेंस निकालना नहीं है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ठीक है ना, तो +2 ही लेके बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग प्लस माइनस दिमाग में नहीं रखते हुए सीधा सीधी हम क्या लिखेंगे? +2 ही लिखेंगे। ठीक है, और यहां पे L - x बाई x इज इक्वल टू 2, L - x इज इक्वल टू 2x, L इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L/3। x का वैल्यू कितना आ गया? L/3, मतलब पोजीशन हमारा निकल गया। पोजीशन क्या हुआ? निकल गया। जब पोजीशन निकल गया तो अब हम लोग को अगर चार्ज निकालना है तो क्या डिफिकल्ट होगा क्या? नहीं ना, नहीं ना। अब देखो, अब कैसे निकालेंगे हम ये डिस्टेंस? अब देखो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, चीजों को समझना बड़ा ध्यान से। और यहां पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा, ठीक ना, इक्विलिब्रियम 1 है तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? इक्वल होगा। इन दोनों चार्ज फोर्स को हम इक्वेट करके ही वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इक्विलिब्रियम 1। अब क्या है कि यहां पे x का वैल्यू हमारे पास पता चल चुका है, हमको q का वैल्यू निकालना है। यही ना, किसका वैल्यू निकालना है? q का वैल्यू निकालना है। और q का वैल्यू कैसे निकलेगा ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या है कि नेक्स्ट टर्म जो हम लोग लेंगे, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन लेंगे, इस चार्ज का जो फोर्स होगा और इसका जो फोर्स होगा ये भी तो सेम होगा। अगर ये सेम नहीं होगा तो इक्विलिब्रियम में कैसे? इक्विलिब्रियम का मतलब जितना भी फोर्सेस है सबका वैल्यू आपस में क्या होगा? सिमिलर ही होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग करते क्या है, यहां पे अगेन इन इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इन इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या हो जाएगा? Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई के क्यू इंटू कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q इंटू 4Q के Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये Q जाएगा चांद पे, के जाएगा चांद पे। ठीक है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। Q का वैल्यू निकालना है तो Q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू 4Q हो जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? L/3। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो L/9, एल स्क्वायर बाई 9 बाई एल स्क्वायर इंटू 4Q। एल स्क्वायर गया चांद पे, तो देयर फोर Q इज इक्वल टू 4/9Q। 4/9Q। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? 4/9Q। या फिर ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, और ये किस में हो सकता है? माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझना है। क्लियर ना? कोई दिक्कत तो नहीं। ये प्लस में भी हो सकता है, ये माइनस में हो सकता है। क्यू का वैल्यू हमारा इस तरह से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आ गया। तो ये एक तरह का सवाल हम आपको बताएं। एक और तरह का सवाल है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सवाल जो है ना, ये सवाल कहता क्या है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक ना, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे भी। ठीक है, तो पहले सवाल लिख लेते हैं फिर देखेंगे क्या है। जैसे कि सवाल कह रहा है कि हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ईच हैविंग अ डेंसिटी रो, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, बोथ द बॉल्स हैव इक्वल मास एंड चार्ज। दोनों बॉल के पास इक्वल मास और चार्ज है। इन इक्विलिब्रियम ईच स्ट्रिंग कैन मेक एन एंगल थीटा with the vertical, then the system is immersed in a liquid of density sigma, then no charge, no change in angle. एंगल में कोई चेंज नहीं आया। फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। कहने का मतलब क्या? बड़ा ही आसान है। दो सिचुएशन है, ठीक है ना। पहले सिचुएशंस बनाते हैं, ठीक ना। मान लो हमारे पास ये कुछ ऐसा है बाबू, ठीक है ना, और उसके बाद क्या है कि इसका सिचुएशन कुछ ऐसे है, ठीक ना। तो यहां से क्या है कि यहां से दो वायर निकलेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसे करके निकलेगा। स्ट्रिंग है तो ये कुछ ऐसा जाएगा, दूसरा स्ट्रिंग है जो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और बात यहां पे ये है कि उसके बाद
यहां पे हमारे पास सिस्टम आएगा कुछ एक ऐसा और एक सिस्टम आएगा ऐसा। ये दो चार्ज ले लिए, दोनों ही चार्ज है, दोनों का सेम मास है, ठीक है ना, सेम डेंसिटी है, ठीक है। इसको इनिशियली रखा गया है कुछ ऐसे, ठीक है ना, और यहां से एक मिनट वेट, यहां से कुछ ऐसे करके हम इसको ड्रॉ किए, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा, इसका एंगल होगा हमारा थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा, ये एंगल भी होगा हमारा थीटा, ठीक है। ये हमारा बताया गया है और इसका लेंथ है हमारा एल, यहां से यहां तक इसका लेंथ क्या है हमारा एल है, ठीक है। अब क्या है कि फोर्स जो है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी तक जो ये सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, इस सिस्टम को बड़ा ही ध्यान से देखना है। ये सिस्टम को हम यूज करेंगे अभी, ठीक है। इसको हम अगले पेज में भी देखेंगे। पहले तो फोर्स लगेगा इधर भी, फोर्स लगेगा इधर भी। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक अगर मूव करते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं, इसको ऐसे करके ड्रॉ करते हैं। ये अगर एल है तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। अब बोलोगे कैसे हो गया एल साइन थीटा, अरे बड़ा आसान है, यार थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज एल है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज एल था तो एल साइन थीटा, सीधा सीधी बात है। सिमिलरली ये भी एल साइन थीटा, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक 2l साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब बात यह है कि ये तो इनिशियली जो है, इनिशियली ये एयर में है। अभी ये कहां का सिस्टम का बात कर रहे हैं, ये एयर में है। तो एयर का तो कोई भी इसमें अपथ्रस्ट वगैरह कुछ वैसा नहीं लग रहा होगा, तो इसका वेट रहा होगा यहां पे mg, ठीक ना। तो mg रहा होगा, तो मास तो दिया हुआ नहीं है, मास दिया है क्या, नहीं दिया है मास। जब मास नहीं दिया है तो मास को क्या हम लोग रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। तो mg को हम लोग रो भी इंटू जी लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, ये हमारा वेट हो गया। इस डायरेक्शन में है हमारा टेंशन, एक जाएगा टेंशन का डायरेक्शन इधर, ठीक है, और एक जाएगा डायरेक्शन इधर, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा टी कॉस थीटा और इधर वाला हो जाएगा टी साइन थीटा। कोई दिक्कत है इस पार्ट में, इसको थोड़ा जूम करते हैं। ऊपर वाला टी कॉस थीटा, इधर वाला टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो यहां पे साइड में करके अगर लिखेंगे तो एक चीज देखो, टी कॉस थीटा बराबर रो भी जी और टी साइन थीटा बराबर एफ। अब हम क्या करेंगे, एफ बाई रो भी जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। टी गया चांद पे, देयरफॉर एफ डिवाइडेड बाई रो भी जी इज इक्वल टू टैन थीटा। बोलो ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो भी सेटअप है, ये किसमें हम बात की, ये एयर के बारे में बात। अब हम क्या करते हैं, इसी पूरे सिस्टम को उखाड़ के लेके जाएंगे, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको यहां पे करेंगे पेस्ट और इसको करेंगे जूम और बोलेंगे ये जो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ठीक ना, ये पूरा सिस्टम है एक सॉल्यूशन के अंदर में या फिर एक लिक्विड के अंदर में। ये पूरा सिस्टम किसमें है, लिक्विड के अंदर में। तो लिक्विड कुछ दूसरे कलर से बनाते हैं। ये मान लो कि लिक्विड कुछ ऐसा है, इस लिक्विड के अंदर में, लिक्विड के अंदर में, तो लिक्विड के अंदर में है। तो यहां पे एक बात तो तय है कि यहां पे रो भी जी नहीं होगा, एक अपथ्रस्ट भी लगेगा, ठीक ना। तो अपथ्रस्ट लगने के कारण इसका जो वेट हो जाएगा रो भी जी माइनस सिग्मा भी जी होगा, बोलो हाँ या ना। वेट का वैल्यू बदल गया ना, वेट का वैल्यू क्या हुआ, बदल गया। तो जो यहां पे वैल्यू आया था उसको यहां पे चेंज करके लिखेंगे। अब ये जो एफ होगा ये एफ डैश हो जाएगा, बस इतना अंतर ध्यान में रखना है। एफ किस में बदल जाएगा, एफ डैश में बदल जाएगा। क्लियर है ना। और हम लोग एक चीज तो जानते हैं,
एफ डैश इज इक्वल टू एफ बाई के होता है, ये हमारे ध्यान में है, ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, इसको यूज भी करेंगे हम लोग, ठीक ना। यहाँ पे जो एफ डैश है ये सोल्यूशन का बात हो रहा है, एक सिस्टम में जो डाला गया है, एक लिक्विड में डाला गया है, उस समय हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। दोनों जगह बोला गया सिचुएशन सेम है, लेकिन फोर्स तो सेम नहीं होगा ना, फोर्स तो बदल जाएगा। तो यहां पे बात आ गया एफ डैश का। क्यों ऐसा होगा समझो। पहला केस में बोला क्या है कि एयर में रखा गया है, वो सिस्टम हम यहां पे बना लिए, इक्विलिब्रियम में है। यही सेम सिचुएशन लिक्विड में भी वही इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ अलग रहा होगा, वो फोर्स हमारा एफ डैश है, ठीक है। अब जैसे ही फोर्स हमारा एफ डैश के बारे में बात करेंगे तो देखो तो एफ डैश डिवाइडेड बाई रो भी जी माइनस सिग्मा भी जी का बात होगा, बोलो हाँ या ना, इज इक्वल टू tan थीटा। ये भी tan थीटा, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन 1 2 को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या आएगा, f डिवाइडेड बाई रो वी जी इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाई रो माइनस सिग्मा इंटू वी जी। ये वीजी गया चांद पे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, एफ बाई एफ डैश इज इक्वल टू रो बाई रो माइनस सिग्मा, ये हमारा वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर हमारे पास एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ को एफ ही लिखेंगे, एफ डैश को एफ बाई के लिखेंगे, विच इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई रो माइनस सिग्मा। देयरफॉर k इज इक्वल टू एफ गया चांद पे, k इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई रो माइनस सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है, इस बात में कोई भी डाउट है क्या। अब हम लोग कैसे निकाले, दो डेंसिटी अगर दिया रहे तो सीधा सीधी डाइलेक्ट्रिक कैसे निकलेगा, सीधा सीधी शॉर्टकट सीख गया ना, शॉर्टकट सीख गया ना। अगर दो डेंसिटी दिया हुआ है तो क्या करना है, जो बॉडी का डेंसिटी है, मतलब कि जो चार्ज का डेंसिटी है, वो डिवाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी, सीधा सीधी कर दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकल गया। शॉर्टकट निकाले ना हम लोग, शॉर्टकट से सॉल्व किए ना। समझ में आया कि नहीं, एकदम सिंपल, एकदम आसान, एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना सारा क्वेश्चंस किए, इतना सारा टॉपिक सीखे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में पीवाईक्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।